ले लो। उनके आगे सामने आई। ठीक है, राइट। ठीक है, हमारे पिछले समय में जाना, पिछली चीज़ों को याद करना, उसे हम बोला करते हैं फ्लैशबैक। ठीक है, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे, आप कुछ भी नया पढ़ रहे हैं उससे पहले उसके साथ साथ पुराने को दोहराते रहो, बिकॉज जब तक आप पुराने को नहीं दोहराओगे नए का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो हमारा लास्ट सेशन था, प्रीवियस सेशन, ठीक है, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने कुछ हिस्ट्री के पार्ट की बात की। हिस्ट्री पार्ट से लेके हमने थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में बात की, थोड़ा सा हमने हिस्ट्री ऑफ स्मॉल पॉक्स की बात की, हिस्ट्री ऑफ WHO की बात की, इन सब की बात की। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि साहब, द पर्सन इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, मतलब टीबी से रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम क्या होना चाहिए, स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम क्या होना चाहिए, कोलेरा से रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम क्या होना चाहिए, और रेबीज से रिलेटेड साइंटिस्ट का क्या नाम होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम बदल रहे हैं, एग्जाम के पैटर्न बदल रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको दिया गया, द पर्सन इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। क्वेश्चन आपको बेसिकली ये बताना है, टीबी से जुड़े किसी साइंटिस्ट का नाम अगर आपके दिमाग में आए तो उसका नाम क्या होना चाहिए। टीबी से जुड़ा साइंटिस्ट, अगर हम पिछले जो हमने पार्ट पढ़ा उससे रिलेटेड हम आपको थोड़ा सा रिविजन करवाना चाह रहे हैं कि साहब टीबी से रिलेटेड साइंटिस्ट का अगर नाम बोला जाए तो क्या नाम होना चाहिए टीबी से रिलेटेड। इसको बंद करना।
ठीक है सर। हाँ, कुछ बच्चे नाम देना चाह रहे हैं टीवी से जुड़े साइंटिस्ट का नाम, तो सही बात है। टीवी से जुड़े साइंटिस्ट का नाम, तो बच्चों ने आंसर दिया रॉबर्ट कॉक। रॉबर्ट कॉक, ठीक है। हाँ, पिछला सेशन हम हल्के से दोहरा रहे हैं, ठीक है। अब जो जो हमें याद आता जाएगा वो हमें रिवाइज करते जाना है। जैसे टीबी से जुड़ा साइंटिस्ट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं रॉबर्ट कॉक, बिल्कुल सही बात है। रॉबर्ट कॉक ने बेसिकली हमको दो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी दी, एक टीबी और दूसरा एंथ्रेक्स। नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स से जुड़े साइंटिस्ट का नाम क्या होना चाहिए? स्मॉल पॉक्स से जुड़े साइंटिस्ट का नाम क्या होना चाहिए? टीबी, रॉबर्ट कॉक, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम क्या होना चाहिए? टीबी हो गया रॉबर्ट कॉक। अब स्मॉल पॉक्स से जुड़ा साइंटिस्ट का नाम क्या होना चाहिए? स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर। सही बात है। स्मॉल पॉक्स से जुड़े साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने ही बनाया। वैक्सीनेशन टर्म भी इसने दी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी अपन एडवर्ड जेनर को ही बोला करते। थर्ड, कोलेरा से जुड़े साइंटिस्ट का नाम। कोलेरा से जुड़े साइंटिस्ट का नाम क्या होना चाहिए? कोलेरा, एडवर्ड जेनर हो गया। कोलेरा से जुड़े साइंटिस्ट का नाम क्या होना चाहिए? कोलेरा से जुड़े साइंटिस्ट का नाम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। कोलेरा से जुड़े साइंटिस्ट का नाम क्या होना चाहिए? जॉन स्नो। हाँ, कोलेरा से जुड़े साइंटिस्ट का नाम है जॉन स्नो। लास्ट, रेबीज से जुड़े साइंटिस्ट का नाम क्या है? रेबीज से जुड़े साइंटिस्ट का नाम जॉन स्नो। वेरी गुड। टीबी रॉबर्ट कॉक हो गया, स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर हो गया, कोलेरा जॉन स्नो हो गया, रेबीज लास्ट इज रेबीज। रेबीज से जुड़े साइंटिस्ट का नाम क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? रेबीज से जुड़े साइंटिस्ट का नाम, सही बात, रेबीज से जुड़े साइंटिस्ट का नाम था लुइस पास्चर ने बेसिकली 3 पे काम किया। 3 वैक्सीन उसने इजाद किए। एक चिकन कॉलेरा, एक एंथ्रेक्स और तीसरा रेबीज। तो सुनिए, अपने को एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें अपने को 4 बीमारियों के नाम दिए गए और उनसे संबंधित वैज्ञानिकों के बारे में, उनसे संबंधित साइंटिस्ट के बारे में हमसे जानकारी मांगी गई। टीबी से जुड़े साइंटिस्ट हमारे दिमाग में आ गया रॉबर्ट कॉक, ठीक है। रॉबर्ट कॉक ने काम किया टीबी और एंथ्रेक्स पे। नेक्स्ट आता है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो बनाया था वो बनाया था एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। थर्ड वन इज कोलेरा से रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम जॉन स्नो, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। लास्ट है रेबीज से जुड़े साइंटिस्ट का नाम लुइस पास्चर ने 3 पे काम किया, सी चिकन कॉलेरा, ए एंथ्रेक्स और आर रेबीज। बट फिर सुनिए बच्चों, ठीक है, एग्जाम बदल रहे हैं, पैटर्न बदल रहे हैं, जमाने बदल रहे हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा बट किसी और फॉर्म में। माना आपको इन चारों के बारे में जानकारी है, लेकिन क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। समझ रहे हो आप? एग्जाम ऑनलाइन पैटर्न पे आ रहा है, एग्जाम ऑनलाइन पैटर्न पे शिफ्ट हुआ जा रहा है। इमेजेस को लेके आप अपने आप को सिक्योर कर लो। अब क्वेश्चन इमेजेस बेस्ड आया करेंगे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, कोई इमेज आपको दी जाएगी, उस इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपको एक पिक्चर दिया गया, एक फोटो दिखाया गया और अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको आता था। चारों बीमारियों से जुड़े साइंटिस्ट के नाम भी आपको आते थे, लेकिन आप पहचानोगे कैसे? ठीक है, आप पहचानोगे कैसे कि साहब दिया गया जो पिक्चर दिया गया इमेज है वो है किस साइंटिस्ट का? तो इस तरह के पैटर्न, एग्जाम पैटर्न्स को लेके आप पहले से ही खुद को सिक्योर कर लो, ठीक है। एग्जाम चाहे ऑफलाइन हो चाहे एग्जाम ऑनलाइन हो, इमेज बेस्ड पैटर्न अब इंडिया में आ चुका है। इंडिया के लगभग हर एग्जाम्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो हमें पहचानना कैसे कुछ फेमस साइंटिस्ट को। तो भैया देखो, हर इंसान, ठीक है, हर इंसान अपनी कोई ना कोई पहचान लेके आता है, ठीक है। हर इंसान कोई ना कोई अपनी पहचान लेके आता है, कोई ना कोई स्टाइल हर इंसान की रहा करती है। तो हमें कैसे खुद को सिक्योर करना है इन एग्जाम्स में, इमेज बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे उनको डील करना है, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, पुराना बॉलीवुड कलाकार हुआ करता था देवानंद, एक पुराना बॉलीवुड कलाकार हुआ करता था देवानंद, ठीक है। याद है किसी को?
CHO में नहीं आते हैं। नहीं, ऑनलाइन पैटर्न है चाहे ऑफलाइन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हम आएंगे, ठीक है। और आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं है उस पर कंसंट्रेट मत करो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ठीक है, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। तो साहब कभी भी अगर जॉनसनो आपके सामने आता है, सिर्फ दो चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। हाँ, एक तो ये बॉब, ठीक है, आपको पहचानना है, बेसिकली इस बॉब से पहचानना है, ठीक है। तो पहली इसकी पहचान बनेगी इसकी फोटो की बॉब, इसकी हमेशा हर फोटो में बेसिकली इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा। एक तो आपको इसको फिक्स रखना है। दूसरा दूसरा आपको ध्यान देना है, ठीक है, लंबी कलम। ये दो पहचान बनेगी जॉन स्नो की। जॉन स्नो का बेसिकली दो पहचान बनता है। द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम है जॉन स्नो, साइंटिस्ट का नाम है जॉन स्नो, ठीक है। जॉन स्नो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये क्वेश्चन आपको सामने आता है, जॉन स्नो आपको पहचानना होता है। आप सिर्फ दो पहचान बना लेना। पहला एक तो ठीक है, इसकी हेयर, ये जो कलम होगी हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। इसका हर इमेज में आप कभी भी देखना, किसी भी वेबसाइट पे जाके देखना, ऑनलाइन आप देखना, इसका कोई भी इमेज होगा उसमें एक तो इसकी कलमें थोड़ी सी मिलेंगी बड़ी, ठीक है। दूसरा इसका जो नेक है, नेक में हमेशा एक बॉब होगा, इसका हमेशा यही फोटो आपको दिया जाएगा, यही फोटो आज तक दिया जाता था, दिया जाता है, दिया जाता रहेगा। दो से आप पहचानो। जिसने इस इमेज से पहचान लिया कि साहब जो दिया गया पिक्चर है वो जॉन स्नो का है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। वो बोल रहा है कि साहब ये जो इंसान है जो दिया गया है, जिसकी फोटो दी गई है, वो इंसान बेसिकली रिलेटेड है कॉलेरा से और उसका नाम है जॉन स्नो, उसका नाम है जॉन स्नो, ठीक है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा बहुत टैकल करना सीख लो, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी अब लगातार इंडिया के हर एग्जाम में बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जॉन स्नो का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो बेसिकली आपको उस फोटो में सिर्फ दो चीज देखनी है, एक तो इसकी लंबी कलम, ठीक है, और दूसरा इसका गले में पहना गया वॉच, ठीक है। इन दो चीजों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जॉन स्नो। कर लोगे? हाँ, नहीं आईलेट्स तो क्लियर नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप नॉलेज बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ चार जो आपने ऑप्शन दिए उनसे रिलेटेड हमने जानकारी शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बोला साहब आपको एक वैक्सीन दिया गया, आपको एक वैक्सीन दिया गया, उस वैक्सीन में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि साहब जो दिया गया वैक्सीन है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो दिया गया वैक्सीन है वो किसका है? स्मॉल पॉक्स। दिया गया वैक्सीन वो किसका है? स्मॉल पॉक्स। तो आपको एक फोटो दिया जाएगा, आपको पिक्चर दिया जाएगा, जिसमें आपको साफ साफ नजर आ जाएगा सब दिया गया वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का है। अब उस पर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सब बात कर रहा है उस क्वेश्चन की, ये कि साहब जो वैक्सीन इस पिक्चर में दिया गया है, इट वाज हेल्पफुल इन इरेडिकेशन ऑफ विच डिजीज, किस डिजीज के अगेंस्ट आपने इस वैक्सीन को यूज किया था, कभी, ठीक है। तो साहब दिए गए पिक्चर में साफ साफ समझ में आ गया कि वैक्सीन तो जो है वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और है। वो कह रहा है कि साहब ये जो वैक्सीन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये किस डिजीज के इरेडिकेशन में हेल्पफुल रही थी किसी जमाने में, ठीक। तो दो ऑप्शन तो आप इजीली हटा लोगे, ठीक है। कुष्ठ रोग सभी को मालूम है, कुष्ठ रोग हिंदी नाम है जिसको हम बेसिकली किस बीमारी के नाम से जानते हैं? लेप्रोसी, ठीक है। जिसको हम किस बीमारी से नाम से जानते हैं? लेप्रोसी। कुष्ठ रोग तो इसका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वो बोलता है कि साहब काला आजार, काला आजार होता है लिम्फेटिक। काला आजार होता है आपका लेशमानियासिस। काला आजार हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा, काला आजार जो बीमारी हुआ करती है, ठीक है, वो हुआ करती है लेशमानियासिस, 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 लेशमानियासिस। लेशमानियासिस का दूसरा नाम हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लेशमानियासिस का दूसरा नाम हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? किस नाम से जाना जाता है काला आजार को? काला आजार को, काला आजार को लास्ट क्लास में हमने किस नाम से पढ़ा था? किस नाम से जाना जाता है काला आजार को, और किस नाम से जाना जाता है? तो लास्ट क्लास में हमने बोला था कि साहब इसको जाना जाता है ब्लैक सिकनेस के नाम से, ब्लैक सिकनेस के नाम से, ब्लैक सिकनेस के नाम से। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कम से कम दो से रिलेटेड तो नहीं है, एक कुष्ठ रोग जिसे हम लेप्रोसी बोला करते हैं, दूसरा काला आजार लेशमानियासिस ब्लैक सिकनेस बोला करते हैं। अब अपने पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो छोटी माता या फिर बड़ी माता। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो छोटी माता या फिर बड़ी माता। क्या होना चाहिए इसका आंसर? गुड।
ये कुछ स्टूडेंट्स कहना चाह रहे हैं कि सीएचएन के एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कभी नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो जमाने कब बदल जाएंगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो थोड़ी सी अपनी नॉलेज अपडेट करना चाहते हैं वो थोड़ा सा कैमरे के सामने रहे, नहीं तो वो हट जाए। ठीक है, हाँ, हम सिर्फ अपनी नॉलेज अपग्रेड कर रहे हैं। क्वेश्चंस कैसे आने वाले, पेपर कैसे आने वाले, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो कह रहे साहब जो वैक्सीन है उसके बारे में हमने बात की, तो वैक्सीन का किस बीमारी से रिलेशन होना चाहिए? लेप्रोसिस से हो नहीं सकता, कालाजार से हो नहीं सकता। ठीक है, इस वैक्सीन का रिलेशन है बेसिकली स्मॉल पॉक्स। इस वैक्सीन का रिलेशन है बेसिकली स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स बस यही हमसे गलती हो सकती है। ठीक है, अगर हमें एग्जाम में गलती से भी याद आ गया कि साहब स्मॉल का मतलब छोटा होता है, तो हम थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, और ये एग्जाम में हो जाता है। एग्जाम में हमसे कई बार ऐसा हो जाता है 2 और 2 5, 2 और 2 5, 2 और 2 5। ठीक है, जब हम एग्जाम देके बाहर निकलते हैं तब हमें याद आता है 2 और 2 4। ठीक है, तो पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि साहब हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे, या रिकॉल करे तो सही रिकॉल रहे। अगर कभी हमारे सामने स्मॉल पॉक्स आ रहा है, सब जब भी जिस वक्त हमने जिंदगी में पढ़ा स्मॉल पॉक्स, ठीक है, हमने खुद को मना लिया कि जब भी स्मॉल पॉक्स नाम हमारे सामने आएगा और हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसे बोलते हैं छोटी माता या बड़ी माता, आप अपने आप को तैयार कर लो कि साहब जब भी आंसर देना है उल्टा देना है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा कर पाएंगे, आपसे इस जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, इसे एक्चुअली बोला जाता था बड़ी माता। इसे एक्चुअली बोला जाता था बड़ी माता। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा हमें इनसिक्योर कर देते हैं एग्जाम्स में, इनसे हमें बच के रहना है। स्मॉल पॉक्स में अनायास ही एग्जाम में स्मॉल का मतलब छोटा याद आना हमें इनसिक्योर कर देता है। आज हमें अभी से खुद को तैयार कर लेते हैं कि साहब जब भी क्वेश्चन स्मॉल पॉक्स का आएगा, हमें इसका आंसर उल्टा करके आना है। ठीक है, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, बट इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली जो आंसर होना चाहिए दैट इज बड़ी माता। दैट इज बड़ी माता। ठीक है, और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, ये आता ही रहता है। दूसरी तरफ भी आप सेफ हो। दूसरी तरफ आप बोलोगे साहब अगर बात करें छोटी माता। ठीक है, तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, सी फॉर छोटी माता। ठीक है, सी फॉर आपको अनायास ही याद आ जाएगा, सी फॉर चिकन पॉक्स। सी फॉर चिकन पॉक्स। सी फॉर चिकन पॉक्स। ठीक है, तो जब भी स्मॉल पॉक्स का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। स्मॉल पॉक्स में हमेशा उल्टा सोच के आंसर दिया जाता है, दैट इज बड़ी माता। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन रिजर्व रहता है छोटी माता, सी फॉर छोटी माता, सी फॉर चिकन पॉक्स। सी फॉर चिकन पॉक्स। क्यों दिए गए ऐसे नाम? अब मैं फिर आपको एक बात याद दिला दूं, आपका एग्जाम क्या से ज्यादा क्यों पे है। ठीक है, क्या आपको भी मालूम है, क्या एग्जामिनर को भी मालूम है, लेकिन एग्जामिनर आपसे क्यों का जवाब चाहता है। क्यों? ठीक है, कि साहब नाम तो इसका स्मॉल पॉक्स बोला बड़ी माता रहे, ऐसा क्यों? तो आप बोलना साहब जब जिस जमाने में ये बीमारी करती थी, मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, सीवियरिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सीवियरिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारा इंडियन कल्चर बिलीफ है, ठीक है, उसने इसे बोलना पसंद किया बड़ी माता। जैसे हम बोला करते थे लेप्रोसी को कुष्ठ रोग, ये इंडियन नेम्स है बेसिकली। तो बोल रहे हैं साहब स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग सीवियरिटी ज्यादा थी, नंबर ऑफ केसेस की सीवियरिटी ज्यादा थी, वायरुलेंस ज्यादा था, मौत ज्यादा हुआ करती। तो उस जमाने में उस हिसाब से इसको जो नाम रख दिया गया दैट वाज बड़ी माता। चिकन पॉक्स तो आज तक भी बच्चों को हो रहा है, ऐसा कोई खास इश्यू नहीं है, तो इसे बोला जाता है छोटी माता। ठीक है, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो या ना हो, बट इस तरह के क्वेश्चन से आपको हमेशा तैयार रखना है खुद को। स्मॉल पॉक्स इज इक्वल टू उल्टा आंसर देके आना होता है बड़ी माता। ठीक है, छोटी माता आंसर जो होता है वो बेसिकली दूसरी बीमारी का हुआ करता है, दैट इज चिकन पॉक्स। दैट इज चिकन पॉक्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साहब आपको एक और फोटो दिया गया, आपको एक फोटो दिया गया और आपसे साइंटिस्ट के बारे में पूछा गया कि साहब ये साइंटिस्ट बेसिकली किस चीज को डिफाइन करके गया है, साइंटिस्ट है कौन। ठीक है, तो हम पहले अपन थोड़ा सा दोहरा लेते हैं पिछली क्लास में। वैक्सीन से जुड़े साइंटिस्ट का नाम क्या था, एपिडेमियोलॉजी से जुड़े साइंटिस्ट का नाम क्या है, हेल्थ से जुड़े साइंटिस्ट का नाम क्या है, और वैक्सीनेशन से जुड़े साइंटिस्ट का नाम क्या है। हम 4 टर्म हम यूज कर रहे हैं, पहला वैक्सीन, दूसरा एपिडेमियोलॉजी, तीसरा हेल्थ और चौथा वैक्सीनेशन। आपको थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है। जितना भी हमने पढ़ लिया है उस हिसाब से ये जो चारों टर्म है किस साइंटिस्ट से जुड़ी हुई है। जैसे पहली वैक्सीन, वैक्सीन से जुड़े साइंटिस्ट का नाम ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। वैक्सीन से जुड़े साइंटिस्ट का नाम, वैक्सीन, वैक्सीनेशन नहीं, वैक्सीन, 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 वैक्सीन से जुड़े साइंटिस्ट का नाम
वैक्सीन से जुड़े साइंटिस्ट का नाम, एडवर्ड जेनर नहीं है, लुईस पास्चर। हाँ, ये हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा कि साहब जो वैक्सीन टर्म दी थी, वैक्सीन टर्म वो दी थी लुईस पास्चर ने। वैक्सीन जो टर्म दी थी वो दी थी लुईस पास्चर। वैक्सीन जो टर्म दी थी वो थी लुईस पास्चर। नेक्स्ट, चौथा, वैक्सीनेशन टर्म किसने दी? वैक्सीन तो दी लुईस पास्चर ने, वैक्सीनेशन किसने दी? वैक्सीन दी लुईस पास्चर ने, वैक्सीनेशन टर्म किसने दी? वैक्सीनेशन, ये हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा कि साहब वैक्सीन जो टर्म थी वो तो दी लुईस पास्चर, पर जो वैक्सीनेशन जो टर्म थी वो दी थी एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने, जिसे आप बोलते हो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा वैक्सीन जो टर्म दी थी वो थी लुईस पास्चर ने दी थी। लुईस पास्चर ने 3 के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया, चिकन कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज। और जो वैक्सीनेशन टर्म दी थी वो दी थी एडवर्ड जेनर ने, जिसने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पहला वैक्सीन बनाया, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब बच गए दो ऑप्शन, एपिडेमियोलॉजी और हेल्थ। एपिडेमियोलॉजी और हेल्थ तो हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे कि साहब WHO हेल्थ को डिफाइन करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है बेसिकली WHO। हेल्थ को डिफाइन करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है WHO। जो आज हम पढ़ने वाले कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, उसमें हम बात करेंगे हेल्थ के डेफिनेशंस की। तो सब हेल्थ को डिफाइन करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है WHO। तो ले देके दिया गया जो फोटोग्राफ है उस साइंटिस्ट का नाम है जॉन एम लास्ट, जॉन एम लास्ट, जॉन एम लास्ट। डिफाइंड एपिडेमियोलॉजी, डिफाइंड एपिडेमियोलॉजी, डिफाइंड एपिडेमियोलॉजी। तो दिया गया पिक्चर, जो आगे पिक्चर दिखाई जा रही है आपको, ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम है जॉन एम लास्ट। ठीक है, तो आपको आज के लिए बेसिकली एक नया क्वेश्चन तैयार करना है, दैट इज जॉन एम लास्ट। आपसे पूछा जाएगा एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए, किस साइंटिस्ट ने एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन किया। ठीक है, तो हम उसका नाम बोलेंगे जॉन एम लास्ट, जॉन एम लास्ट। तो आपको ये नाम याद रखना है, जॉन एम लास्ट। और दूसरा है जॉन स्नो। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु इज फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, हु इज फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तब आपको नाम देना है जॉन स्नो, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है कि साहब एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन किसने किया, तब आपको नाम देना है जॉन एम लास्ट, जॉन एम लास्ट। दोनों नाम एक जैसे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जॉन स्नो, स्नो आइस वलेरा, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, वो होता है जॉन स्नो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन किसने किया, एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन किसने दी, तब आपको नाम याद रखना है जॉन एम लास्ट, जॉन एम लास्ट। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, जॉन एम लास्ट, एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन करने वाला साइंटिस्ट जॉन एम लास्ट, जॉन एम लास्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट। दिया गया सिंबल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है? दिया गया सिंबल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है? दिया गया सिंबल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है? ये किसी बच्चे ने अप्रिशिएट किया है, किसी बच्चे ने इस बात को समझा है कि हाँ साहब भविष्य में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस बच्चे की भावनाओं को कदर करते हुए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। केवल एकमात्र बच्चा है जिसने बोला है कि साहब हाँ इस तरह के क्वेश्चन भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम बता देते हैं आपको कैसे पहचानना है जॉन एम लास्ट को, कैसे पहचानना है जॉन एम लास्ट को, ठीक है। थैंक यू फॉर किसी स्टूडेंट ने बोला कि इसको इस तरह के क्वेश्चन भविष्य में पूछे जाएंगे, और ये बात सही भी है, ठीक है। और भविष्य आ चुका है, ठीक है। अब जमाना ऑनलाइन पे ही चलेगा। तो जैसे आपने जॉनसनो को आपने पहचाना, जॉनसनो को आपने उसके गले में बॉब से पहचाना, उसकी लंबी कलमों से पहचाना, ऐसे अगर जॉन एम लास्ट का फोटोग्राफ आपके सामने आ जाता है, आपको जिंदगी भर कैसे याद रखें। तो 3 पॉइंट बनेंगे, इसके 3 पॉइंट बनेंगे पहचान के, इसके 3 पॉइंट बनेंगे पहचान के। 3 पॉइंट से आप इसे हमेशा पहचान सकते हो, कभी भी अगर इसका फोटोग्राफ आपके सामने आता है तो। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट बनेगा साहब वाइट, सफेद, ठीक है, दाढ़ी एज वेल एज मूंछ। पहला पॉइंट, जब भी जो है हम लास्ट का फोटोग्राफ आपके सामने, आपसे तीन चीजों पे गौर करना, ठीक है। आप बोलोगे साहब, ठीक है, चाहे हेयर्स हो, चाहे दाढ़ी, चाहे मूंछ, ठीक है, ऑल इज वाइट, ठीक है, बाल भी सफेद, मूछे भी सफेद, दाढ़ी भी सफेद। एक इसकी खास बात है इस फोटो की, हमेशा यही फोटो दी जाती है एग्जाम में। दूसरा पॉइंट, दूसरा आप पहचानोगे ब्राउन आइज, दूसरा आप पहचानोगे ब्राउन आइज, ठीक है, आंखें ब्राउन है, भूरी है इसकी आंखें, ठीक है। ऐसा कोई दूसरा साइंटिस्ट आपको फोटोग्राफ नहीं देखने को मिलेगा। ये बोल रहा है साहब तीन पहचान है इसकी, ठीक है। पहले तो इसके हेयर्स, चाहे इसकी मिस्टेक हो, चाहे इसकी शेविंग हो, ठीक है, सब कुछ व्हाइट है। सेकंड आप बोलोगे साहब इसकी जो आइज है उससे पहचानोगे, दैट इज ब्राउन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड आप पहचानोगे स्किन, ठीक है। स्किन इज टोटली रेड, स्किन इज टोटली रेड, स्किन इज टोटली रेड। तो तीन चीज से आप कोशिश करना जो हम लास्ट के फोटोग्राफ को पहचानने की। तीन चीजें हमेशा आपको मिलेंगी इमेज बेस में, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह की तीन चीजें आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी, ठीक है। व्हाइट हेयर्स, व्हाइट मस्टैचेस, व्हाइट शेविंग, दूसरा ब्राउन आइज, और तीसरा स्किन कलर इज टोटली रेड, फ्लैशी रेड, ठीक है। इन तीन से आप चाहो तो जो हम लास्ट को पहचान सकते हो इन फ्यूचर इजी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं सर दिया गया सिंबल है ये बेसिकली किसका है, ये सिंबल किसका है, दिया जो सिंगल है किसका है, ये जो दिया गया सिंगल है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, दिया गया सिंबल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है। हाँ जी, दिया गया सिंबल, वेरी गुड। बोले सर दिया गया सिंबल किसने पहचानने की कोशिश की, दिया गया सिंबल है WHO, WHO का। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, WHO से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हमने लास्ट टाइम पे WHO की हिस्ट्री पढ़ी, WHO की हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमें आने चाहिए। पहला क्वेश्चन, आधे बच्चों को तो नाम ही नहीं पता, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो आप बोलेंगे साहब WHO जो हुआ करता है दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियसली आज क्वेश्चन है कि साहब WHO का फुल फॉर्म क्या हुआ करता है। उसने तीन चार ऑप्शंस में कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। तो एक तो आपको इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, WHO की दूसरी खास बात, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट इज स्पेशलाइज्ड, इट इज स्पेशलाइज्ड, नॉन पॉलिटिकल, इट इज स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी, हेल्थ एजेंसी। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया कि सर WHO का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, तो आपको दिमाग में पता है, आप अच्छे से याद हो गए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि साहब ये किस तरह की हेल्थ एजेंसी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, साहब ये किस तरह की हेल्थ एजेंसी है। तो आपको दो वर्ड हमेशा दिमाग में रखना है, एक तो स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड एंड नॉन पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल। ध्यान देना, नॉन पॉलिटिकल, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, उसमें से पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना था। तो इट इज स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी। थर्ड वन, थर्ड आपसे पूछा गया साहब, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओरिजिन कब हुआ, क्वेश्चन नंबर थर्ड ओरिजिन। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं पिछले, आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा लिखते जाइए। ओरिजिन, ओरिजिन कब हुआ, ओरिजिन नो 7 अप्रैल 1948 को तो ये प्रभावी रूप से आ गया था। ओरिजिन कब हुआ, ओरिजिन उत्पत्ति कब हुई, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है एग्जाम में। साहब WHO का ओरिजिन 7 अप्रैल 1948 नहीं है, 7 अप्रैल 1948 इज नॉट द ओरिजिन ऑफ WHO, ठीक है। WHO का ओरिजिन जो माना जाता है दैट इज 1945, नोट कर लीजिएगा इसे। ओरिजिन मतलब ये कंसेप्ट कब दिमाग में आया यूनाइटेड नेशंस में, तब बोला जाता है 1945। दूसरा पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कब हुई, दूसरा पूछा जाता है कि साहब ड्राफ्टिंग कब हुई। तो पहला आपको पूछा जाता है कि साहब ओरिजिन कब हुआ, 1945। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि साहब ड्राफ्टिंग कब हुई, ड्राफ्टिंग कब हुई। हमेशा WHO के हर क्वेश्चन का आंसर 7 अप्रैल 1948 नहीं है,
ठीक है, क्वेश्चन हर तरीके के आते हैं। आपसे पूछता है ओरिजिन, कंसेप्ट ओरिजिन कब हुआ, तब बोला जाता है 1945। दूसरा पूछा था ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग मतलब कागजों में कब आया, तब बोला जाता है 1946। 1946। और अगर आपसे पूछे कि साहब कब ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कब ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कब ये एक्टिवली, ठीक है, कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स। तो तीन सवाल, तीनों के अलग अलग आंसर, थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर पूछता है उत्पत्ति कब हुई, ओरिजिन कब हुआ, कंसेप्ट कब आया, तब बोलना होता है 1945। नेक्स्ट पूछा जाता है कि साहब ड्राफ्टिंग कब हुई, ठीक है, तब बोला जाता है 1946। अगर आपसे पूछा जाता है कि साहब कब ये प्रभावी रूप से लागू हो गया, कब ये प्रभावी रूप से लागू हो गया, तब बोला जाता है 7 अप्रैल 1948। ठीक है, तो थोड़ा एग्जाम से थोड़ा अलर्ट रहिए, हमेशा जो आप सोच रहे हैं वही आंसर हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं ओरिजिन, तो थोड़ा पीछे जाना है 1945। अगर आपसे पूछा जाता है कि साहब ड्राफ्टिंग कब हुई, कागजों में कब आया, तब आता है 1946। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कब इफेक्टिवली ये फोर्स में आया, कब प्रभावी रूप से ये काम करने लगा, तब बोला जाता है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। एक क्वेश्चन हो रहा है आपके एग्जाम में, आपसे पूछा गया है कि साहब विश्व स्वास्थ्य दिवस, आपसे पूछा गया है कि साहब विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि साहब जो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वो 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तब आपको उसका यही आंसर देना है, क्योंकि WHO का प्रभावी रूप से जो लागू हुआ था WHO, वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस अपन मनाते हैं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल है, बट क्वेश्चन आया हुआ है कि क्यों मनाया जाता है, 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, तो अपने को आंसर देना है, क्योंकि WHO का जो प्रभावी रूप से कार्य प्रणाली स्टार्ट हुई थी, वो 7 अप्रैल को ही स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं WHO से रिलेटेड। नेक्स्ट वो कहता है कि साहब WHO के काम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछता है कि साहब WHO के काम क्या है, फंक्शंस क्या है, WHO के फंक्शंस क्या है। एक क्वेश्चन आपसे इस पे आएगा कि WHO के फंक्शंस क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि साहब ऑल आर द फंक्शंस ऑफ WHO एक्सेप्ट वन। तो जब आपको WHO के फंक्शंस मालूम होंगे तभी आप इसका प्रभावी रूप से जवाब दे पाएंगे। तो क्या फंक्शन होने चाहिए WHO के, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए सारे फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ WHO, पहला काम, WHO का पहला काम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, पहला काम। WHO के फंक्शन आए हुए हैं कि साहब ऑल आर द फंक्शंस ऑफ WHO एक्सेप्ट वन, या विच वन अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द फंक्शन ऑफ WHO। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, तो आपको WHO के सब लगभग सभी फंक्शन टिप्स पे याद होने चाहिए। पहला है, बोलता है साहब WHO काम करता है प्रिवेंशन एंड, WHO काम करता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। दूसरा दूसरा बोलता है साहब WHO काम करता है, ठीक है, ऑन कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज। दूसरा WHO काम करता है कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज, कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट, संपूर्ण, कंप्लीट, संपूर्ण। तो WHO काम में पहले दो काम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, दूसरा ये पूछता है कि साहब कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है कि जितनी भी अलग अलग तरह की हेल्थ सर्विसेज है उनको एक साथ प्रोवाइड करना, कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट, नेक्स्ट काम क्या होता है, फैमिली हेल्थ। नेक्स्ट होता है एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ। नेक्स्ट होता है एनवायरमेंटल हेल्थ। तो WHO के कार्यों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि साहब इनको आप पेयर्स में याद करो। जैसे आपने दो को एक साथ याद कर लिया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, दूसरा कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर, बाकी दो को आपने एक साथ याद कर लिया, ठीक है, फैमिली हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोलता है कि 5, 6 और 7 इनको एक साथ याद,
सारे कामों को रटना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप पेयर्स में याद करोगे तो आपको रिकॉल हो जाएंगे। वो बोल रहा है साहब पहले दो आपने एक साथ याद की, उसके बाद वाले दो आपने एक साथ याद की, उसके बाद वाले तीन एक साथ याद की। नेक्स्ट बोलता है कि साहब हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, हेल्थ स्टेटिस्टिक्स। नेक्स्ट बोलता है हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, हेल्थ स्टेटिस्टिक्स। नेक्स्ट बोलता है साहब हेल्थ लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन। और लास्ट बोलता है बायोमेडिकल रिसर्च, लास्ट बोलता है बायोमेडिकल रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च। तो WHO के इन कामों को बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। पेयर्स में याद करोगे जल्दी याद हो जाएंगे। पहले दो एक साथ याद करना, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डिजीज, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, ये दो एक साथ याद रखना। उसके दो वाले अगले दो एक साथ याद रखना, फैमिली हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ। उसके अगले वाले तीन एक साथ याद रखना, पहला स्टैटिस्टिक्स, दूसरा लिटरेचर इन्फॉर्मेशन और तीसरा बायोमेडिकल रिसर्च। ये तीनों अगर आप पेयर्स में याद करोगे तो आपको याद आ जाएंगे। लास्ट जो काम होता है, लास्ट जो काम होता है WHO का, दैट इज कोऑर्डिनेशन। लास्ट काम होता है दैट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन विद अदर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑर्डिनेशन विद अदर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरह के क्वेश्चन WHO से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, WHO के फंक्शंस होते हैं, उससे रिलेटेड कार्यों के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो गिनती के 7 काम है इसको जो आपको याद रखना है। पहले दो आप एक साथ याद रखोगे, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। उसके बाद वाले दो एक साथ याद रखोगे, फैमिली हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ। उसके बाद वाले तीन एक साथ याद रखोगे, हेल्थ स्टैट, लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन और तीसरा बायोमेडिकल रिसर्च। और जो लास्ट काम बच जाता है दैट इज कोऑर्डिनेशन विद अदर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको सिंबल देके आपसे पूछेंगे, पहले पूछेंगे साहब ये दिया गया सिंबल है किसका, आप बोलोगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे आगे पूछे जाएंगे। तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, इसकी नेचर पता होनी चाहिए। नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी। ओरिजिन कब हुआ ये अलग है, ड्राफ्टिंग कब हुआ ये अलग है, और कब ये प्रभावी रूप से ठीक संविधान में आया वो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट हुआ कार्य। और क्या क्वेश्चन पूछे गए, और क्वेश्चन पूछे गए हेडक्वार्टर। आपसे पूछा गया है कि साहब हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ पर है साहब WHO का हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पता है किसी को? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, WHO का हेडक्वार्टर? हाँ, WHO हेडक्वार्टर, राइट। किसी बच्चे ने जवाब दिया, सही बात। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, जेनेवा। पर साथ में ये भी ध्यान रखना कि जेनेवा है कहाँ पर, साथ में ये भी ध्यान रखना कि साहब जेनेवा है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड। जेनेवा है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है कि साहब कुछ रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, ठीक है। तो आपको टोटल याद रखना है, टोटल कितने रीजनल हेडक्वार्टर्स, WHO के टोटल कितने रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो है 6, ठीक है। 6 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं WHO के। कौन कौन से, कौन कौन से? साहब जो 6 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं WHO के, 6 रीजनल हेडक्वार्टर्स WHO के, वो कहाँ कहाँ पर है? पहले दो एक साथ याद रखना, अगले दो एक साथ याद रखना, अगले दो एक साथ याद रखना। वो कह रहे साहब अगर आप नहीं भूलना चाहते हो तो दो दो के पेयर में याद कर लेना। 6 हेडक्वार्टर है, दो दो के जोड़े बना लेना, आपको वहां याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा आराम से। पहले दो, पहले दो, पहला होता है साउथ ईस्ट एशिया, पहला है साउथ ईस्ट एशिया, और दूसरा है अफ्रीका, दूसरा है अफ्रीका। तो दो नाम आप एक साथ याद रखो, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका। नेक्स्ट दो, नेक्स्ट दो में बोलता है कि साहब एक है अमेरिका, एक है अमेरिका और दूसरा है यूरोप। ये आप एक साथ याद रखना, ठीक है। 2 + 2 + 2 ऐसे याद रखोगे तो वहां याद आ जाएंगे आपको इजीली। तो 6 में पहले हो गया साउथ ईस्ट एशिया और दूसरा अफ्रीका। दूसरे दो की बात करोगे तो अमेरिका और यूरोप, और लास्ट के दो की बात करोगे
लास्ट में आता है ईस्ट मेडिटेरेनियन, और लास्ट होता है वेस्ट पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक। तो WHO के रीजनल 6 हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आपको ये 6 हेडक्वार्टर्स जोड़ों में याद रख लेना। पहले तो आपने बोला साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका, दूसरा आपने बोला अमेरिका और यूरोप, और तीसरा आपने बोला ईस्ट मेडिटेरियन और वेस्ट पैसिफिक। ये 6 रीजन हुआ करते हैं। अब अपने से पूछा जाएगा कि साहब किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अपने से पूछा जाएगा किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये क्वेश्चन हमसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इंडिया कौन से रीजन में आता है, इंडिया कौन से रीजन में आता है? ये जो हम 6 रीजन लिखा है इसमें इंडिया कहाँ पर है? हाँ यही मैं पूछ रहा हूँ। ये मनोज कुमार जी, इंडिया है कहाँ पर? इन सब में इंडिया कहाँ है? ये 6 रीजन है, इन सब में इंडिया कहाँ पर है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो कह रहे साहब इसमें इंडिया कहाँ है ये पता होना चाहिए। तो भैया इंडिया आता है साउथ ईस्ट एशिया रीजन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन। इंडिया आता है साउथ ईस्ट एशिया रीजन, इंडिया आता है साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो बात कर लेते पहले इन 6 रीजनल हेडक्वार्टर्स के ऑफिसेस कहाँ पर है। इन 6 रीजनल हेडक्वार्टर के ऑफिसेस कहाँ पर है, ये क्वेश्चन हमसे हमेशा पूछे जा रहे हैं कि 6 जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं इनके ऑफिस हेडक्वार्टर्स के ऑफिसेस कहाँ पर है। तो पहला साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पर है? साउथ ईस्ट एशिया रीजनल हेडक्वार्टर्स साउथ ईस्ट एशिया, सही। साउथ ईस्ट एशिया है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इंडिया। इन रीजन्स के ऑफिसेस को अच्छे से याद कर देना, ये बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछेंगे WHO के साउथ ईस्ट रीजन का हेडक्वार्टर ऑफिस कहाँ पर है, आपको बोलना है न्यू दिल्ली इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका का जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो है ब्राज़ाविल, कोंगो, कोंगो, ठीक है। तो अफ्रीका अगर आपको याद ना आए तो अफ्रीका में आप याद रखना ब्राजील, ब्राजील से आपको याद आ जाएगा ब्राजील, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब इंडिया मतलब न्यू दिल्ली, साउथ ईस्ट एशिया मतलब इंडिया मतलब न्यू दिल्ली। तो ऐसे आपको रीजनल हेडक्वार्टर्स में रिकॉल करने पड़ेंगे। आपसे पूछेगा WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन का हेडक्वार्टर ऑफिस कहाँ पर है, तो आप बोलना साउथ ईस्ट एशिया इज इक्वल टू इंडिया इज इक्वल टू न्यू दिल्ली इंडिया। अफ्रीका मतलब ब्राजील, ब्राजील मतलब ब्राज़ाविली, ब्राज़ाविली मतलब कोंगो। अमेरिका, अमेरिका का रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो साहब अमेरिका मतलब यूएसए, अमेरिका मतलब यूएसए, पर जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन वाशिंगटन, दैट इज इन वाशिंगटन, वाशिंगटन। जैसे अमेरिका का हेडक्वार्टर आता है, अमेरिका हेडक्वार्टर ऑफिस आता है, अमेरिका मतलब यूएस, यूएसए मतलब वाशिंगटन, यूएसए मतलब वाशिंगटन। यूरोप, यूरोप का है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, यूरोप का है कोपेनहेगन। डेनमार्क, डेनमार्क। तो साउथ ईस्ट एशिया न्यू दिल्ली इंडिया, अफ्रीका ब्राज़ाविली, ब्राजील से याद आ जाएगा कोंगो, अमेरिका मतलब यूएस, यूएसए में कहाँ पर? वाशिंगटन। ऐसे यूरोप, यूरोप में कहाँ? डेनमार्क, डेनमार्क में कहाँ पर? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। लास्ट बचता है ईस्ट मेडिटेरियन और वेस्ट पैसिफिक। ईस्ट मेडिटेरियन, ईस्ट मेडिटेरियन, ईस्ट मेडिटेरियन का आपको बोलना है ईस्ट मेडिटेरियन। ईस्ट में आप ई पे ध्यान रखना, ठीक है। ई फॉर ईस्ट मेडिटेरियन, ई फॉर इजिप्ट, ई फॉर इजिप्ट। तो हर हेडक्वार्टर को आपको रिकॉल करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करोगे रिकॉल हो जाएंगे। जैसे आता है ईस्ट मेडिटेरियन, ई फॉर ईस्ट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, ई फॉर ईस्ट, ई फॉर इजिप्ट। इजिप्ट में एक जगह, इजिप्ट में एक जगह है अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में एक जगह है अलेक्जेंड्रिया, वो हेडक्वार्टर हुआ करता है ईस्ट मेडिटेरियन रीजन का, ईस्ट मेडिटेरियन रीजन का। हाँ इजिप्ट, लेकिन इजिप्ट तो ठीक है, लेकिन इजिप्ट में पूछेंगे कहाँ पर, इजिप्ट तो ठीक है लेकिन इजिप्ट में पूछे कहाँ पर, तब आपको उसका नाम याद रिकॉल करना पड़ेगा, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। इजिप्ट में कहाँ पर पूछेंगे, इजिप्ट में कहाँ पर, तो आपको बोलना है अलेक्जेंड्रिया। लास्ट वेस्ट पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक। तो इसको ऐसे याद करना, ठीक है।
ये कह रहे साहब डब्लू है, डब्लू को आप उल्टा कर लेना तो एम हो जाएगा। तो जगह का नाम तो है मनीला, मनीला। कह रहे सर डब्लू जो आ रहा है, इस डब्लू को आप उल्टा कर लेना, ठीक है, डब्लू को आप उल्टा करोगे तो एम बन जाएगा, एम बन जाएगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा मनीला। जगह का नाम है मनीला, ठीक है। और जगह है कहां पर, तो पी फॉर पैसिफिक, पी फॉर फिलीपींस, पी फॉर फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस। तो ये WHO के 6 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। ये 6 रीजन्स के नाम आपको पता होना चाहिए। इन 6 रीजन्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। दो के जोड़े में याद करोगे तो आपको आराम से याद आ जाएगा। आप बोलना साउथ ईस्ट एशिया रीजन मतलब इंडिया, मतलब दिल्ली इज द हेडक्वार्टर। ऐसे बोलेगा अफ्रीका, अफ्रीका मतलब ब्राजील, ब्राजील मतलब ब्राज़ाविली, जगह का पूरा नाम है, ठीक है, कोंगो में बेसिकली। नेक्स्ट दो की बात करोगे अमेरिका और यूरोप। अमेरिका मतलब यूएसए, यूएसए में कौन सी जगह, वॉशिंगटन। यूरोप की बात करोगे, यूरोप में होगा डेनमार्क, डेनमार्क में कौन सी जगह, कोपेनहेगन। लास्ट है ईस्ट मेडिटेरियन, ई फॉर ईस्ट, ई फॉर इजिप्ट, इजिप्ट में एक जगह अलेक्जेंड्रिया, वो है इसका रीजनल हेडक्वार्टर। लास्ट है वेस्ट पैसिफिक, पी फॉर पैसिफिक, पी फॉर फिलीपींस, फिलीपींस में एक जगह है, ठीक है। तो डब्ल्यू फॉर वेस्ट, डब्ल्यू को आप उल्टा कर लेना, एम बन जाएगा, एम बन जाएगा तो आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन रिकॉल हो जाएगा, मनीला। मनीला इज द राइट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन। वो कह रहा था साहब, क्वेश्चन में पूछा गया कि साहब साउथ ईस्ट एशिया रीजन का हेडक्वार्टर जो है बेसिकली वो कहाँ पर है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। सिंबल हमने पहचान लिया, ठीक है, दिया गया सिंबल बेसिकली WHO का। तो जो क्वेश्चन है वो WHO के बारे में पूछा जा रहा है और उसका साउथ ईस्ट एशिया रीजन का हेडक्वार्टर अपने से पूछा जा रहा है, ठीक है। जनेवा हो नहीं सकता, इट इज अ मेन हेडक्वार्टर, इट इज द मेन हेडक्वार्टर ऑफ WHO, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट बोल रहा है वाशिंगटन, यूएसए, ठीक है। ये आपका बोला कि साहब जो अमेरिकन हेडक्वार्टर है उसको वाशिंगटन यूएसए में सिचुएटेड किया गया। नेक्स्ट फिलीपींस से मनीला, तो जो आपका वेस्ट पैसिफिक है वो है फिलीपींस से मनीला। तो ले दे के चारों में से केवल एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बच रहा है एंड दैट इज न्यू दिल्ली, इंडिया। तो इस तरह क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, इमेज दे या न दे, बट WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको सब कुछ मालूम होना चाहिए। जैसे दिए गए क्वेश्चन में साउथ ईस्ट एशिया रीजन का हेडक्वार्टर कहाँ था ये हमें याद आ जाना था कि साउथ ईस्ट एशिया का मतलब इंडिया, इंडिया का मतलब न्यू दिल्ली। तो सब और कोई और जानकारियां जो पूछी जाती है WHO के बारे में हमसे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछते साहब, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में टोटल है कितनी कंट्रीज, टोटल कंट्रीज, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। वो कह रहे साहब इंडिया साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आता है मान लिया, लेकिन एक क्वेश्चन और हमसे पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है SEARO, SEARO। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है हमारे एग्जाम में कि साहब ये जो CR ऑफिस है, ठीक है, CR ऑफिस के अंतर्गत कौन सा कंट्री नहीं आता है। मतलब वो आपसे एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि साहब आपको CR कंट्रीज के नाम मालूम है, कितनी टोटल कंट्रीज है। गुड। वैसे आप टोटल कंट्रीज की बात करें, टोटल कंट्रीज 11 है, ठीक है। CR कंट्रीज की हमें नंबर पता होना चाहिए, टोटल कंट्रीज है 11, 11 कंट्रीज है CR रीजन में, ठीक है। कौन कौन सी, कौन कौन सी 11 कंट्रीज, कौन कौन सी, ठीक है। तो आप कर लेना 2+2+2+2+2+1, इस तरीके से आपको 11 कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। 2 पंजे 10 और 11, ठीक है। 5 नाम आप दो के जोड़े में याद करोगे, एक नाम आप अकेला याद करोगे, वहां आपको रिकॉल हो जाएंगे। 11 नाम आपको CR कंट्रीज के नाम पता होना चाहिए, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहले दो में बोलना इंडिया और इंडोनेशिया, मिलते जुलते नाम है, याद आ जाएंगे, आराम से याद आ जाएंगे। वो कह रहे हैं साहब 11 नाम है, 11 नाम को आप इस तरीके से पढ़ लो कि आपको रिकॉल हो जाए। तो आपने बोला 2 पंजे 10 और 11, दो पहले जो दो नाम है वो एक जैसे, एक इंडिया दूसरा इंडोनेशिया। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि साहब पहला नेपाल, और नेपाल से एक और नाम अपने आप रिकॉल हो जाएगा, भूटान। नेपाल से मिलता जुलता या नेपाल के पास का एक नाम वो याद आ जाएगा, भूटान। नेक्स्ट वो बोलता है साहब हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में एक नाम आता है
एक नाम आता है श्रीलंका, श्रीलंका। और हमारे पड़ोसी देशों में एक नाम आता है बांग्लादेश। तो 11 कंट्रीज के नाम है, दो दो के जोड़े में याद कर लेना, आपको याद आ जाएगा। ये कह रहे हैं साहब इंडिया के साथ याद करना इंडोनेशिया, नेपाल के साथ याद करना भूटान, श्रीलंका के साथ याद करना बांग्लादेश। ठीक है, 6 तो हो गए। नेक्स्ट दो नाम। नेक्स्ट वो बोलता है कि साहब मिलते जुलते नाम में, एक नाम है म्यांमार, एक है म्यांमार और दूसरा है मालदीव, दूसरा है मालदीव। तो 11 नाम रिकॉल करना मुश्किल नहीं है, दो दो के जोड़े में याद करोगे तो सारे याद आते जाएंगे। पहले दो इंडिया इंडोनेशिया, दूसरा नेपाल भूटान, तीसरा श्रीलंका बांग्लादेश, चौथा म्यांमार मालदीव। बाकी नेक्स्ट दो बोलता है कि साहब अगर आप कोशिश करोगे रिकॉल करोगे तो याद आएगा आपको। एक है थाईलैंड, एक है थाईलैंड और एक है कोरिया, एक है कोरिया। 10 नाम तो ये हो गए। ठीक है, तो 10 नाम तो आप पेयर्स में रिकॉल कर जाना, आपको याद आ जाएंगे। पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है ना, यही क्वेश्चन आया था जिसमें पाकिस्तान ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, मतलब इस लिस्ट में पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। लास्ट बचता है एक नाम, लास्ट नाम बस बचता है टाइमोर लेस। लास्ट नाम बचता है टाइमोर लेस्ट, अलग सी कंट्री है, एशियन कंट्री है टाइमोर लेस्ट। तो 11 नाम आपको याद करके जाने, 10 आप जोड़े में याद करना और एक आप अलग से याद कर लेना। लास्ट नाम है टाइमोर लेस, टाइमोर लेस। इसको ईस्ट टाइमोर भी बोला जाता है, ईस्ट टाइमोर भी बोला जाता है, ईस्ट टाइमोर, ईस्ट टाइमोर। इस तरीके से आप WHO से रिलेटेड लगभग सारी इंफॉर्मेशन अपने साथ रख के जाना। सीआर कंट्रीज कितनी है, कितनी में क्या क्या नाम है, वो आपको याद करके जाना है। ठीक है, सीआर कंट्रीज। तो 11 नाम है। तो क्वेश्चन हमारे जो पूछा गया था वो ये था कि साहब ऑल आर द सीआर कंट्रीज एक्सेप्ट वन। तो इन 11 नाम के अलावा जो भी नाम आपको दिखे आप उसको रूल आउट कर देना। ठीक है, दो दो के जोड़े में आप याद कर लेना। इंडिया के साथ इंडोनेशिया है, नेपाल के साथ भूटान है, श्रीलंका के साथ बांग्लादेश है, थाईलैंड के साथ कोरिया है, म्यांमार के साथ मालदीव और एक अकेला अलग सा नेशन है, दैट इज टाइमोर लीस। ईस्ट टाइमोर भी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट, तो पिछला फ्लैशबैक को थोड़ा सा हमने हल्का सा रिवाइज किया है। उसके बाद अगर हम बात करें आज के उस पे टॉपिक्स पे, आज हम बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ, बेसिक हेल्थ के बारे में। हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे आगे बेसिकली। ये कोई पूछ रहा है कौन सा, नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया? ये किसी ने पूछना चाहा है कि साहब कौन सा कोरिया, नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया? हैंग हो गया, हैंग हो गया। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ स्टार्ट करने से पहले हम एक टी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। मैं भी खाली ब्रेक आगो 5-7 मिनट ब्रेक। ये कटोरा हम गुड़ ले रखे थे, ये तो गांधा खुले ना खा ले थोड़ी खाई कोस ले मैं तब बेकार ले बेटा और लेना खीर। बस तू प्रियांश तेरे ले इनु खा ले, खागो तू तो बेट से दाल खाती चलेगी अभी खाएगी। लगते एक जने पकड़ा गई चलेगी आपके लगे कि तुमको रोटी खाना है?
सब चीजें इनको रगड़ दे ना पहले काटो ये तो प्रॉब्लम है इनको रगड़ दे पहले रगड़ दे बेटा इनको रगड़ दे